हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करेंगे पार्ट 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। सॉरी लेक्चर लेट है बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि आवाज़ सही नहीं है, मगर चलिए फिर आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी से। देखो विंड चलती कैसे है, ये इसकी वजह से चलती है क्योंकि लैंड क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। मगर ऑन द अदर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, सी ओशंस वगैरह हो गए, तो वो क्या होते हैं, देर से गर्म होते हैं और क्या होते हैं, जल्दी ठंडे भी नहीं होते। मतलब देर से गर्म होते हैं और देर से ही वो ठंडे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, विंड्स चलती हैं। ठीक है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज़ की वजह से ही क्या होता है, विंड्स चलती हैं। ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को, जो विंड्स की काइनेटिक एनर्जी है, उसकी एनर्जी को हार्नेस कर दिया जाता है, कलेक्ट कर दिया जाता है विंड मिल्स के द्वारा। आपने देखे होंगे इस तरह से कुछ फैन टाइप लगे होते हैं ना। ये मैंने कैसा फैन बना लिया। ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, अब मुझे नहीं आ रहा बनाना, आप देख लीजिएगा विंड मिल्स किस तरह के होते हैं। ऐसे फैन टाइप होते हैं ना यार, ऐसे लगे होते हैं, कहीं आपने देखे होंगे टीवी वगैरह में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हार्नेस कर दिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि कोई हम उससे वर्क करा सके। ऑल्दो इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आजकल यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है एक मैकेनिकल वर्क का, कि जो रोटेटरी मोशन है विंड मिल का, वो हम पानी निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वेल से, कुएं से। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स आता है आपके एनसीईआरटी में। देखो हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, मगर जो इम्पोर्टेंट बॉक्स होते हैं उनको रहने देते हैं। आई थिंक अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम था या कोई और एग्जाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री को मतलब विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। अगर आपने पहले जेकेएसएसबी के एग्जाम्स दिए हैं तो आपको याद होगा। तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत बवाल किया कि ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्यों पूछ लिया गया। मगर अगर आपने ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगर आपके सिलेबस में टॉपिक था और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो वहाँ पे एक टेबल में, एक बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ था दैट डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, फिर भी क्वेश्चन बन सकता है। जेकेएसएसबी की बात नहीं कर रही हूँ, हम तो जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, मगर जेकेएसएसबी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, देने तो होंगे आपने, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे भी अकाउंट असिस्टेंट में भी ये क्या है, ये पोर्शन है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, याद रखेंगे सभी लोग। इसका 25% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है डेनमार्क में, वो विंड मिल के दौरान ही, विंड मिल से ही होती है। ठीक है, और ये देखो डाटा जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी इतने अपडेटेड नहीं रहती हैं कई बार, तो ये डाटा बदलता रहता होगा। जैसे यहाँ पे जर्मनी को लीडर बोला है टोटल आउटपुट के मामले में विंड के, और इंडिया को 5th रैंक किया है। आप जब भी एग्जाम देने जाएं उस समय ये रैंकिंग जरूर देख लें। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। और यहाँ पे उस समय जब ये एनसीईआरटी उस समय बना होगा या जब भी ये छपा है, तो लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म वहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो कन्याकुमारी में, नियर तमिलनाडु, और जो 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मगर जब मैंने इसको वीडियो बनाया है अभी अगस्त में, तो जब मैंने सर्च किया तो मुपनटल विंड फार्म है जो कि 1500 मेगावाट का है तमिलनाडु कन्याकुमारी में, जो कि लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट है। ठीक है, ये पावर है, सेव करते हुए हो जाता है कई बार। तो विंड पावर प्लांट है इंडिया में। अभी मैं अगस्त की बात कर रही हूँ 2023 की। अगर आप बाद में इस वीडियो को देखोगे तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। विंड एनर्जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये सभी को पता हो, रिन्यूएबल भी है, बिकॉज हवा कभी चलना बंद थोड़ी ना हो सकती है ना। मगर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब देखो, हमेशा इतनी हवा थोड़ी ना चलेगी कि रोज़ ही हम उससे क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। एक तो डेनमार्क वाला पॉइंट हो सकता है, एक तो ये कि लार्जेस्ट पावर पॉइंट कौन सा है, विंड पावर प्लांट कौन सा है इंडिया में, एक तो ये कि रिन्यूएबल एनर्जी है, एक तो ये कि जो स्पीड चाहिए विंड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कितनी चाहिए। ठीक है, वो चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। ठीक है, विंड एनर्जी फार्म कैन बी एस्टेब्लिश ओनली एट दोज प्लेसेस, सिर्फ वहाँ पे ही लगाए जा सकते हैं जहाँ पे हवाएं 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा चले। ठीक है, इससे कम अगर हवाएं तेज चलेंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी फार्म्स वहाँ पे नहीं लग सकेंगे। ओके, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है
कि कितनी विंड एनर्जी चाहिए होती है या विंड की स्पीड चाहिए होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और देखो, जहाँ पे अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस नहीं है और वो विंड एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि रोज ही एक तरह की विंड चलेगी, तो वहाँ पे स्टोरेज सेल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की कमी या जो भी उनकी पावर सप्लाई वो कट ना हो। ठीक है, और एक लिमिटेशन इसकी ये है कि बड़ी ज़्यादा लैंड इसके लिए रिक्वायर्ड होती है विंड फार्म्स लगाने के लिए। एग्जाम्पल दी हुई है कि 1 मेगावाट का जनरेटर अगर आपने लगाना है तो 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आपको चाहिए। ठीक है, तो आगे ही हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और अगर हम इतनी ज़्यादा लैंड इन विंड मिल्स के लिए लगा देंगे तो एग्रीकल्चर कहाँ पे करेंगे और जो ग्रेन्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये भी एक सीरियस इशू हो सकता है इसके रिगार्डिंग। और जो अगर हम बात करें जो इनिशियल कॉस्ट है इस्टेब्लिशमेंट की, वो भी बड़ी हाई रहती है। और जो इसके ब्लेड्स हैं, ठीक है, विंड मिल के, वो रेन से, सन से, स्टॉर्म से या साइक्लोन की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं और उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कुछ लिमिटेशंस है। पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी जब ये नेक्स्ट लेक्चर के बाद, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी सेंड कर दी है। आपको सर को भी बोला था मैंने कि अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दे, तो वो आपको मिल गई होगी। जिसको नहीं मिली है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, लेट्स लर्न टुगेदर। ठीक है, लेट्स लर्न टुगेदर बाय रीवा मैम से आप सर्च करोगे, मेरा चैनल आ जाएगा, आपको टेलीग्राम पे भी आ जाएगा और यूट्यूब पे भी आ जाएगा। वहाँ पे मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किए, आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर बात करते हैं अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, जो कि हम ट्रेडिशनल वे में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। मगर अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि हमने न्यूली इनको यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। आजकल तो बड़ा ज़्यादा इसके बारे में बात होती है सोलर एनर्जी के बारे में। तो इंडिया रिसीव करता है सोलर एनर्जी 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जहाँ पे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब मोर हीट। ठीक है, आप भी सभी को पता है कि गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं, काले कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वो सारा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वेरस वाइट जो सरफेस होते हैं, वाइट कपड़ा जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है सारी की सारी लाइट, इसलिए हम गर्मियों में लाइट कलर के या वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर की अगर हम बात करें तो वो यही प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, ब्लैक सरफेस वाली। ठीक है, मगर अगर हम इनकी बात करें तो ये यूज़फुल हो सकते हैं ओनली डेज में। अगर हम सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर की बात करें, रात को तो सोलर एनर्जी होगी नहीं, तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है। मगर इस लिमिटेशन को सोलर सेल्स को यूज़ करके ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, तो सोलर सेल पैनल बनाया जा सकता है लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट करके। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है सोलर पैनल। ठीक है, इस तरह से सोलर सेल अरेंज कर सकते हो। ये सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यहाँ ये कन्वर्ट होके बैटरी में स्टोर हो रही है, फिर इन्वर्टर से घरों में जा रही है और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, एक तो रिन्यूएबल है भाई, सोलर एनर्जी कहाँ खत्म होने वाली है। एक तो इसका मूविंग पार्ट कोई भी नहीं है और इतना मेंटेनेंस इसको नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि रिमोट और इनएक्सेसिबल हैमलेट्स। ठीक है, ऐसे गांव जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछाना एक्सपेंसिव हो सकता है या कमर्शियली वायबल नहीं है, तो वहाँ पे हम ये सोलर सेल लगा के भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर सोलर सेल्स की बात करें या सोलर एनर्जी की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर यूज सोलर सेल्स एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो अभी आपको पढ़ने में ये बड़ी आसान चीज़ें लग रही होंगी, मगर अगर एमसीक्यू में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है सोलर एनर्जी यूज़ करने का, तो अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं लगा पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर में भी सोलर सेल्स का क्या काम हो सकता है। ठीक है, रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन में क्या काम हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार अगर आपने सुन लिया है तो आप इजिली वे में उसको कर पाओगे। ठीक है, रेडियो और वायरलेस ट्रांसमीटर सिस्टम या टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशन यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल पैनल को। ठीक है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स और टॉयज में भी आजकल सोलर सेल्स को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोलर कुकर आपको
प्रोवाइड किया हुआ है। देखो ये प्लेन मिरर है, ये रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट, यहाँ पे पड़ेगा फिर जहाँ पे आपका खाना पक रहा है, यहाँ पे गर्मा गर्म। कुकिंग पॉट्स है जो कि पेंटेड ब्लैक है, और आपको पता है जब ब्लैक पे एनर्जी पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, और वही हीट जो है वो क्या होगी, फिर खाना बनाने में यूज हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं लिमिटेशन क्या है। अब सोलर सेल देखो हर एक चीज का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, हमने ये देखना पड़ता है कि पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है, फिर उस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो कि किसके साथ आप जाओगे। देखो सिलिकॉन जो है, स्पेशल ग्रेड जो सिलिकॉन है ना, वो बड़ा लिमिटेड अमाउंट में है। एक तो ये चीज़ हो गई, एक तो हम सिलिकॉन आई थिंक इम्पोर्ट ही करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो कॉस्ट उसकी हाई हो जाती है, ऊपर से जो इंटरकनेक्शन किया जाता है सेल का, सेल के जुड़ाव में, तो वहाँ पे सिल्वर यूज होता है, चांदी, तो उससे भी उसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। डोमेस्टिक यूज सोलर सेल्स का इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो इसकी कॉस्ट हाई है। ठीक है, तो कॉस्ट हाई वजह से ही इसकी लिमिटेशन है। और भी देख सकते हो आप, अगर सोलर सेल खराब हो रहे हैं तो वो कहाँ पड़े रहते हैं। देखो सोलर सेल लगाए तो बढ़ जा रहे हैं, मगर जो सोलर सेल बर्बाद हो गए हैं तो वो जो जमीन पे फेंक दिए जाते हैं, वो लैंड तो इनफर्टाइल हो जाएगी ना, उसको तो डिस्पोजल का कोई भी यहाँ पे सॉरी उनके डिस्पोजल का ऐसा कोई अरेंजमेंट देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जब वास्ट एनर्जी में, वास्ट मतलब एरिया में ये सोलर सेल लगाए जाएंगे, और देखो जिस तरह से प्लास्टिक आया था पहले और अब प्लास्टिक इतना बड़ा एक मतलब इतना ज़्यादा इशू बन गया प्लास्टिक का, तो उस तरह से सोलर सेल का ना हो जाए, क्योंकि इसके किस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा, किस तरह से जब खराब हो रहे हैं सोलर सेल किस तरह से उनका डिस्पोजल किया जाएगा, ये अभी तक कोई इतना लेके नहीं चल रहा है इस बात को। तो एनर्जी फ्रॉम द सी से बात करते हैं कि सी से हमें कौन कौन सी एनर्जी मिल सकती है। टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। टाइडल एनर्जी बड़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसकी वजह से होती है, टाइड्स किसकी वजह से आती हैं, तो ये आता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ठीक है, आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, मून है, क्या है, तो आपको याद होना चाहिए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से ही क्या होती है, टाइड्स आती हैं सी में। ठीक है, तो इन्हीं का जो डिफरेंस होता है हाई और लो टाइड्स का, क्या किया जाता है, फिर हार्नेस की जाती है इससे एनर्जी, और डैम बना के जो है टरबाइन रन की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कितना कुछ खास नहीं है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो टाइड आ रही है तो भी टरबाइन चलेगी, टाइड यहाँ पे जा रही है वापस तो भी टरबाइन चलेगी। ठीक है, और फिर ये लाइंस टरबाइन घूम के एनर्जी बनाएगी और फिर इलेक्ट्रिसिटी घरों में चली जाएगी। वेव एनर्जी भी इसी तरह से आएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं समुद्र में, सी शोर्स में, उसको ट्रैप कर दिया जाता है, और उसी तरह से इसकी जो है एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, और वेव्स जनरेट किसकी वजह से होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से होती है, जो कि समुद्र के किनारे चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी। ठीक है, जो पानी की समुद्र की सतह पे जो पानी होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू द जो बॉटम में होता है। ठीक है, तो इनके जो डिफरेंस है, ठीक है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वही ओशन थर्मल एनर्जी में एक्सप्लॉइट किया जाता है, ताकि इससे हम क्या कर सके, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट्स। मगर ये प्लांट्स, ये जो ओशन पावर प्लांट्स है, ये कैसे चल सकते हैं। देखो जैसे विंड पावर प्लांट की हमने बोला था कि कितनी स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो मिनिमम इतना होना चाहिए कि ये एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस अप टू 2 किलोमीटर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी ये प्लांट्स, ओशन थर्मल प्लांट्स क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो वार्म सरफेस है पानी की, उसको यूज किया जाता है वोलेटाइल लिक्विड जैसे कि अमोनिया, उसको बॉयल करने के लिए। ठीक है, बॉयल करने से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो क्या होंगे, जाएंगे और टरबाइन को क्या कर देंगे, घुमा देंगे। उन वेपर्स की एनर्जी से टरबाइन घूमेगी, और जो कोल्ड वाटर है जो डेप्थ ऑफ द ओशन में, उसको पंप किया जाएगा ताकि उन वेपर्स को दोबारा से कंडेंस करके लिक्विड बनाया जाए, दोबारा से उसके वेपर बनाया जाए, दोबारा से लिक्विड बनाया जाए। तो इस तरह से वो टरबाइन घूमती रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। याद रखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस उसका डिफरेंस होना चाहिए, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। और विंड
विंड मिल चलने के लिए कितना होना चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। ठीक है, PDF आपको अगले लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगी। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। MCQ लेट्स लर्न टुगेदर बाय रेवा मैम से सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।